सत्ता से बेदखल होते ही कांग्रेस में चौतरफा बवाल मचा है। इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है कांग्रेस शासित राज्यों में। इन राज्यों में नेतृत्व के खिलाफ असंतोष के स्वर बगावत में तब्दील होते जा रहे हैं। शायद कांग्रेस भी औपचारिक रूप से मान चुकी है कि सबको एक साथ संभालना अब संभव नहीं है। महाराष्ट्र में दिग्गज नेता नारायण राणे ने कांग्रेस को हारी हुई पार्टी बताकर 7 चुनाव में न जाने का ऐलान कर कांग्रेस से किनारा कर लिया। माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं से उनका संपर्क है, तो वहीं उनके अलग पार्टी बनाने की भी खबरें जोरों पर हैं। असम में मंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। हालांकि गोगोई के पीछे पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वहीं महाराष्ट्र में भी पृथ्वीराज चौहान को सीएम पद से हटाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों को राहुल के करीबी होने के चलते ही अभय दान मिला है। यही वजह है कि राणे और हेमंत का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है। पार्टी नेता भले ही ये जताते दिख रहे हों कि ये नेता मुद्दों के आधार पर पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि पद के लालच में पार्टी से अलग हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए हरियाणा ने भी परेशानी खड़ी कर दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के तेवर लगातार कड़े होते जा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा का विकास केवल रोहतक के आसपास तक सीमित करने का आरोप लगाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी नेता राजनाथ सिंह से मुलाकात भी कर चुके हैं और वो किसी भी वक्त बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस में तूफान मच गया है, महाराष्ट्र, असम और जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मची है जैसे 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी कोई डूबता हुआ जहाज हो। जी हाँ, कांग्रेस एक डूबता जहाज, बगावत अपनी जगह। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में जो बागी सूर देखने को मिल रहे हैं, ऐसा पार्टी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पार्टी के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ 4 राज्यों में पार्टी के बड़े नेताओं के इस्तीफे मिल चुके हैं। साथ ही पार्टी के नेता राज्यों की कांग्रेस की अगुवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं और यही वजह है कि नेताओं के बगावती रुख के चलते कांग्रेस खस्ता हाल नजर आ रही है। पार्टी नेताओं के निशाने पर पार्टी उपाध्यक्ष और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी अछूते नहीं हैं। अब तक जो नेता उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराते थे, आज उन पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। आज राजचक्र में हमारी बहस का मुद्दा यही है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी नेता अशोक सिंह और कांग्रेस नेता हेगड़े। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र का आज का सफर। कांग्रेस एक डूबता जहाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसकी ऐसी हालत बन गई कि कांग्रेस को विपक्ष का नेता चुनने लायक भी नहीं समझा जा रहा है। लेकिन उसके बुरे दौर का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफा देने की होड़ सी मच गई है। लोकसभा चुनाव में मिली बुरी हार से कांग्रेस अभी उभरी भी नहीं थी कि विधानसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में उसे बगावत का सामना करना पड़ रहा है। असम हो या महाराष्ट्र या फिर हरियाणा, हर जगह नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में नारायण राणे का इस्तीफा, हरियाणा में सांसद बीरेंद्र सिंह की सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी, जम्मू कश्मीर में नेता लाल सिंह का गुलाम नबी आजाद के खिलाफ मोर्चाबंदी और असम में सीएम तरुण गोगोई के खिलाफ विधायकों की बगावत ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। असम में 32 विधायकों ने दिया इस्तीफा।
असम में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से नाराज शिक्षा मंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इनके साथ ही 32 विधायकों ने भी गोगोई पर सांप्रदायिक और जातिगत राजनीति का आरोप लगाते हुए इस्तीफा सौंप दिया। A very senior person in the Congress party who holds the positions of authority. I have been summoned there. I have been called. We have discussed. Then advice was given to me that no, we have decided that Gogoi should be there for some more time. You and Gogoi should work together. That was the instruction given to me. I said yes. If that is the desire of the party leadership, then I am going to work together. But there should be some administrative mechanism under which we can work together, because saying that is not enough. Ultimately, I was told that Honorable Chief Minister will call me, and once we meet, then we will discuss those issues and we can sort it out. हेमंत बिस्वा प्रदेश के काफी सशक्त मंत्री माने जाते हैं। उनकी अगुवाई में कांग्रेस के विधायक लगातार गोगोई को हटाने की मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र में नारायण राणे ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को उस वक्त गहरा झटका लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री और पृथ्वीराज चौहान सरकार के उद्योग मंत्री नारायण राणे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राणे लंबे वक्त से राज्य में नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर तवज्जो न दिए जाने के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना ही सही समझा। नारायण राणे भले ही सरकार पर जनता की उम्मीदों पर खरा न उतरने का आरोप लगा रहे हों, लेकिन उनकी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा तो जग जाहिर रही है। हरियाणा में भी बगावत के सुर। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी बगावती सुर और तेज हो गए हैं। काफी अरसे से उनके विरोधी रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हुड्डा की अगुवाई में आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर पार्टी आलाकमान के माथे पर बल ला दिया है। जम्मू कश्मीर में लाल ने छोड़ी पार्टी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का पहले गठबंधन टूट चुका है और अब पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए पूर्व सांसद लाल सिंह ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरते हुए पार्टी छोड़ दी। लाल सिंह अब बीजेपी या पीडीपी का दामन थाम सकते हैं। मैंने छोड़ दी, कल की छोड़ दी। आई लेफ्ट वजह इसलिए कि जो दादागिरी गुलाम नबी आजाद की इस पार्टी में वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीधी बात है, डिसिप्लिन कोई चीज है, अनुशासन कोई चीज है, तरीका कोई चीज है, प्रिंसिपल कोई चीज है, असूल कोई चीज है। जब पार्टी में असूल ही नहीं रहेंगे तो वहां रहने का मकसद क्या है। बंगाल में भी लगा झटका। बंगाल में पार्टी के 3 विधायकों ने बगावती रुख दिखाते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को ये गहरा झटका दिया है। कांग्रेस विधायक असित कुमार मल, गुलाम रब्बानी और उमापत बौरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही 2011 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में शामिल होने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में मचे घमासान से पार्टी आलाकमान सख्ते में है। हालांकि पार्टी सब कुछ नियंत्रण में बताते हुए इसे ज्यादा महत्व देना नहीं चाहती। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बता रहे हैं और जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद भी जता रहे हैं। Well, we are curious to find out if the Indian embassy facilitated this event, if they helped this gentleman in any way. That's what we are curious about. Because he is quite Thank close you. to the RSS also. Yeah, he's a RSS man. Do you think he was the plan who was sent there because the No, the man is a RSS man. That's a known fact. महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, जम्मू कश्मीर इन चारों ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है। असम को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार पार्टी में बगावती सुर बुलंद हो रहे हैं, उसे देखते हुए कांग्रेस का यहां फिर से सत्ता पर आसीन हो पाना संभव होता नहीं दिखाई देता। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो अभी आप लोगों ने देखा ये कांग्रेस को अब डूबता जहाज बताया जा रहा है। मनोहर जी, आप तो एक वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक हैं। अभी आपने देखा किस प्रकार महाराष्ट्र, असम, बंगाल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर हर जगह एक भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस को लोग छोड़ के जा रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि डूबता जहाज है,
इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन पुरानी कहावत तो यह है कि डूबते जहाज से पहले चूहे भागते हैं, लेकिन यहाँ तो नारायण राणे जैसे शेर, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे शेर भागने की तैयारी में है, बल्कि भाग चुके हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे देश में एक अभिभावक दल के रूप में जाना जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया, वह दल आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा लगता है कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और शायद यही कारण, जैसे नारायण राणे ने स्पष्ट कर भी दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि अगले चुनाव में कांग्रेस कोई खास जीत दर्ज कर पाएगी या उसकी सरकार बनेगी। और मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं नहीं चाहता कि मैं उस हार का एक पार्टी बनूं, उसके हिस्सेदार बनूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वो सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं और यही बहुत कुछ असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा। ऐसे मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सचमुच 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व अब देश में समाप्त हो जाएगा? देखिए, समाप्त तो हो जाएगा, एक टाइमिंग वाली बात है। डूबता जहाज जैसे कहा गया तो ठीक है कि जो परिस्थितियां बनी है कांग्रेस के लिए, उसके लिए ये शब्द उपयुक्त हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे राजनीतिक समीक्षक के लिए यह जो परिस्थिति है, मैं इसे राजनीतिक अवसरवाद के रूप में देखता हूं। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव जीत जाया कर रही थी, तो उस समय काफी पार्टी के तमाम लोग उससे चिपके हुए थे। और नेहरू गांधी फैमिली के नेतृत्व में जो ये कांग्रेस पार्टी चल रही है 1965 के बाद से, तब से लोग केवल उन्हीं का महिमागान करते थे, क्योंकि एक बड़ी पार्टी होने के नाते, एक संगठन बड़ा होने के नाते और एक फैमिली फ्यूड के तहत ये चलने वाली पलने वाली पार्टी तमाम इनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करती थी, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, या सांसद विधायक के टिकटार्थी और उसके जीतने के रूप में हो। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, अगर लोग इसमें पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना चाहते हैं, तो क्या नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनने का यदि शौक था तो वो तमाम आरोप लगाकर पहले भी बन सकते थे। और कभी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भी हार हो रही थी, जिसका आज यशोगान हो रहा है। आज वो सिंगल मैन सबसे बड़ी बहुमत में आने वाली पार्टी बनी है। तो सवाल यह है कि राजनीतिक आदर्शों का क्या होगा इस देश में, जो मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसी है उसकी लेवल प्लेइंग का क्या होगा। और जो पार्टियां जो एक मठाधीशी संस्कृति के अंतर्गत चलती हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी पर तो वंशवाद का टैग बिल्कुल क्लियर लगा हुआ है, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में भी करीब 50% ये कल्ट आ चुका है। तो देश में एक राजनीति की एक नई रीति नीति, एक नई कार्यशैली और एक पॉलिटिकल रिफॉर्म, जिसमें कि पार्टी के इंटरनल लेवल पे भी राहुल गांधी ने कह दिया कि हमारा अंदरूनी मौका है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो देश में गवर्नेंस को लेकर के आप काम करते हैं, तो उसकी सारी कार्यप्रणाली बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए और उच्च राजनीतिक आदर्श के मानदंडों पर होनी चाहिए। तो आज अगर कांग्रेस की लगातार हार हुई है, 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो असंतुष्टों को एक मौका मिला है पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का। इसके तहत वो कर रहे हैं, हो सकता है वो उचित सही भी हो, उनकी बातें उचित भी हो, लेकिन केवल चुनाव में जीत जाना और चुनाव में हार जाना राजनीतिक आदर्शवाद का और आदर्शहीनता का मैं इसे परिचायक नहीं मानता। मनोज जी, आपने एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की बात की और इसके पहले आपने नारायण राणे के लिए जो बोला कि वो 9 साल से हैं और चाहते तो पहले ही भी दबाव बना करके मुख्यमंत्री बन सकते। मैं आपको याद दिला दूं, 2005 में जब नारायण राणे शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें कांग्रेस की ओर से आश्वासन मिला है, बल्कि उन्होंने सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का नाम लिया था। उन्होंने कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको बनाया नहीं किया। और यही कारण है कि जो भी वहां मुख्यमंत्री रहे, वो विलासराव देशमुख से लेकर अशोक चौहान तक हर की आलोचना करते रहे वो, और हमेशा उन्होंने कहा कि मेरे साथ दगाबाजी हुई, धोखाबाजी हुई। ये बात सही है कि अगर आज छोड़ना था तो पहले उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा। यह सब जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही वो शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में वीरेंद्र सिंह हो और महाराष्ट्र में राणे हो और या असम के शर्मा हो, इन तीनों को एक अवसर मिला है। देखिए, जब पार्टी, जैसे क्रिकेट में भी होता है, अगर वो कैप्टन कितना भी लोगों को खराब लगता है, अगर वो लगातार जीत दिलाता है तो उसके विरोधियों को मौका नहीं मिलता है। तो आज कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से हार हुई है, महाराष्ट्र में भी इनकनात है, एंटी इनकम्बेंसी है। मैं वही मनोज जी, मैं उसी आप ही की बात पा रहा हूँ। जैसे ये कह रहे हैं नारायण राणे का आरोप है
जी। या वहाँ शर्मा जी का, हेमंत जी का आरोप है कि यहाँ मुख्यमंत्री चौहान और वहाँ गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस कदापि जीत दर्ज नहीं कर सकती, उसकी करारी हार होगी। नहीं, मेरा मानना है कि केवल जीत की कसौटी पर नहीं, वो कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो करारी हार हुई, जो बता रहे हैं, वो क्या मुख्यमंत्री चौहान के कारण तो नहीं हुई, गोगोई के कारण नहीं हुई। वहां पूरे चुनाव का नेतृत्व राहुल गांधी स्वयं कर रहे थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। तो फिर एक राज्य विशेष में व्यक्ति विशेष को आप जिम्मेदार कैसे मान सकते हैं? नहीं, ठीक बात है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तमाम राजनीतिक दलों को राजनीतिक आदर्श के मानदंडों, नेता चयन से लेकर के कैंडिडेट की स्क्रीनिंग से लेकर के और तमाम सिद्धांतों और आदर्शों को लेकर के एक कल्ट की शुरुआत होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी आला कमान कल्चर से चलने वाली पार्टी रही है, एक परिवार के साए में चलने वाली पार्टी रही है, और ये अपने खास लोगों को राज्यों में और सूबों में जो है अपना वो मेट बनाती हैं, अपना जो है छत्रप नियुक्त करती हैं। तो आज कांग्रेस में जो असंतुष्ट तबके हैं उन्हें एक अवसर मिला है कि आप चुनाव में बुरी तरीके से हार चुके हैं, विधानसभा चुनाव में भी हार होगी, तो उन्हें एक मौका मिला है। लेकिन हमारा काम है कि देश में राजनीति की एक नई रीति नीति की वकालत करना, एक उच्च आदर्श मानदंडों की जो है मुखालफत करना, जिसकी वजह से हर पार्टी में एक आदर्श तरीके से नेतृत्व का चयन हो, आदर्श तरीके से कैंडिडेचर हो। ये न लगे कि वो आला कमान का बड़ा करीबी है तो उसे थोप दिया गया, ये न लगे कि वो आला कमान को बहुत ज्यादा अगर अघोषित रूप से पैसे भेजता हो तो उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये तमाम चीजों को हमें दूर करना होगा और एक उच्च आदर्श मानदंड स्थापित करना होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब इसका अशोक सिंह जी, आपने अभी सुना, और यह तो निश्चित है कि अब चाहे नारायण राणे हो चाहे वह हेमंत शर्मा हो, वो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वैसे समय में कर रहे हैं जब उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये पहले करना चाहिए था। और कांग्रेस की पराजय अगर लोकसभा चुनाव में हुई तो उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व दोषी है, क्षेत्रीय छत्रप नहीं, वो बात है। लेकिन इस बीच एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठ करके आया है कि नारायण राणे, महाराष्ट्र के ऊपर सबकी पूरे देश की नजर लगी, महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर। नारायण राणे कोंकण इलाके में, वहाँ वो मराठा, एक सशक्त मराठा नेता है, और आपकी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ वहाँ एक चल रहा सीटों को बंटवारे को लेकर। तो आज की खबर है जो साफ तौर पर आपकी पार्टी ने कह दिया है कि 2009 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा सीटें शिवसेना को दी जाती थी, कुछ सीटें करीब 114-15 शिवसेना और 70-72 114 पर ये लड़ते थे आपकी पार्टी। और अब आपकी पार्टी मांग करे कि नहीं, 144 आधे आधे का बंटवारा होना चाहिए। शिवसेना ने इस पर कड़ा रुख अपना लिया है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि वो नारायण राणे को लेकर शायद आपकी पार्टी बार्गेन करे शिवसेना के साथ कि अगर तुम नहीं हो तो इनके नारायण राणे के लड़के के नीलेश का जो स्वाभिमानी संगठन है, आरपीआई का रामदास आठवले का संगठन है, राष्ट्रीय समाज पार्टी है, और इस तरह के लोगों को मिलाकर एक नई महायुति का निर्माण किया जाए। यह जो वर्तमान जो महायुति है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, उससे पृथक। क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि गठबंधन जो तय होगा वो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष होता है जी, और इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं चलेंगी, उसके बाद होगा। जहाँ तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का रिलेशन का मामला है, वो उनसे हमारा समझौता एक दलीय समझौता नहीं है, उनसे हमारा समझौता आत्मीय समझौता है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने उफान पे आ रही थी और जब शिवसेना थी, जब से हमारा संबंध है, कई वर्षों से संबंध है, कई दशक हो गए। 1991-92 से तो हम लोग का कंटिन्यूस चल रहा है गठबंधन। लेकिन आप बीच बीच में विकल्प तो तलाशते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले, चुनाव के पहले, आपके कद्दावर नेता नितिन गडकरी, उन्होंने जाकर राज ठाकरे से मुलाकात की थी और तब काफी बवाल बचा था। वो शिवसेना के हमेशा आपकी ओर से एक शिवसेना के विकल्प के रूप में आप दूसरा मत तलाशते रहे। देखिए साहब, ये तो मीडिया भी कहती है और लोग भी कहते हैं, उनका अपना अपना सोचने का तरीका, कहने का तरीका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अभिन्न मित्र मानती है शिवसेना को, और हम उनको छोटे भाई के दर्जा के रूप में मानते हैं। और ऐसी चीजें मीडिया में आती है, कभी गठबंधन के मामले में, कभी विचारों के मामले में, लेकिन हमारा गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। जहां तक अभी दल बदल की बात कर रहे थे आप, देखिए, अगर आप लोहा लेंगे तो लोहा बेचेंगे, और कांग्रेस का बुनियाद ही तोड़ फोड़ पे रहा है, कांग्रेस का बुनियाद ही दल बदल पे रहा है, इसलिए आज उसके साथ ये स्थिति आती है। आज पहली बात नहीं है, जब भी कांग्रेस देश की सत्ता से अलग हुई है, सबसे ज्यादा टूट फूट कांग्रेस में हुआ है। और जो कांग्रेस में दो विचार हमेशा से रहते हैं, जब सत्ता रहती है तो एक परिवार के लोग चलाते हैं,
और जब एक परिवार के लोग चलाते हैं तो बाकी लोगों की भावनाएं जो है वो दबाई जाती है, और जैसे ही उनका प्रेशर हटता है फिर वो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो इनका व्यवहारिक और जो इनका वैचारिक जो मतभेद है पार्टी के अंदर में, वो जब सत्ता से जाते हैं तब ये इनका बाहर आता है। और आज अभी राहुल गांधी जी का आपके उसमें डिबेट देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी ये हमारा आंतरिक मामला है। देश के राजनीतिक पार्टियों के बारे में और पार्टियों के सोचने के मामले में और सोचने के बारे में कोई आंतरिक विषय नहीं होता है। इस पर देश की जनता को सोचना पड़ता है, और उस पार्टी को जिसने 60 वर्ष से ज्यादा वर्ष तक इस देश पे राज किया। जी हाँ, लेकिन अभी देखिए आपकी पार्टी की जो बात है, अभी आपके पड़ोसी हरियाणा में अभी वहाँ जो एक बगावत का झंडा बुलंद किया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, उनकी मुलाकात राजनाथ सिंह से होती है जो हुड्डा का खिलाफत कर रहे हैं। ऐसे में अभी तो कुछ अवसरवादी राजनीति की ओर धीरे धीरे आपकी पार्टी भी बढ़ रही है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी अवसरवादी की राजनीति नहीं की। आप पूरा इतिहास देख लीजिए। देखिए मैं बताऊं आपको, कांग्रेस के इतिहास में और हमारे इतिहास में देखिए, जब कांग्रेस के इतिहास में लोग सरदार पटेल को चाहते थे तो जवाहरलाल नेहरू बना दिए गए। हमारे यहाँ दोनों में अंतर है। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद जनसंघ बनी, और जनसंघ के पहले फाउंडेशन मेंबर अध्यक्ष वो रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कश्मीर के मुद्दे पे अपने प्राण की आहुति दी। और एक कांग्रेस वो पार्टी रही जो कश्मीर के आज की समस्याओं के जन्मदाता रही। लेकिन दोनों चीजों में अंतर है। वो आपकी बात में मानता हूं, लेकिन चूंकि आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया आर्टिकल 370 को लेकर, और अभी उनका पिछले दिनों जन्मदिन मनाया गया। कई देश के कई कोनों से मांग हुई कि सच्ची श्रद्धांजलि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। अगर ये सरकार आज घोषणा करे कि वो आर्टिकल 370 को हटाएगी, लेकिन सरकार ने बिल्कुल इस पर मौन साधे रखा, इसलिए वो कहीं ना कहीं अवसर की बात आ जाती है। अब ज्यादा बोलना, ज्यादा चिल्लाना, अगर पॉलिटिक्स में यही अग्रेसिव मूवमेंट है तो बात अलग है। चिल्लाने की बात नहीं है। देखिए धारा चुनावी घोषणा, देखिए सरकार बनते ही हमने कहा कि धारा 370 पे विचार होनी चाहिए। हमारे जो एमओएस मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, उन्होंने सबसे पहले ये कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए। उनकी खिंचाई कर दी गई। नहीं, उन्होंने टिप्पणी की और पार्टी की ओर से। देखिए अब अगर आप कोई बात नए तरीके से कहेंगे या कोई बात ऐसी कहेंगे तो मीडिया में विशेष प्रकार के विश्लेषण होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में धारा 370 है और ये रहेगा। चलिए अच्छी बात है। अब आप सीधे चलते हैं मुंबई कांग्रेस के नेता कृष्णा हेगड़े जी के पास। उनसे अब जानना चाहेंगे, हेगड़े जी आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ हेगड़े जी, अभी आपने चर्चा सुनी, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि हैं, उनका क्या जो कुछ आज मैं आपसे जान चुका, जो महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जिस प्रकार से वहाँ नारायण राणे ने खुली बगावत कर दी है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके साथ और काफ़ी लोग जाने वाले हैं। मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछता हूँ कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद यह लगभग तय हो गया था कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को बदल दिया जाएगा, बल्कि विकल्प के रूप में सुशील कुमार शिंदे का नाम भी आया। यह भी चर्चा चली कि वहां भी दलित कार्ड खेला जाएगा, बिहार में जैसे नीतीश कुमार ने खेला। ये लगभग बातें थी। अचानक वो क्या हो गया, किसने दबाव बनाया, किसका हस्तक्षेप हुआ कि वो मामला उलट गया और एक बार अभय दान दे दिया गया पृथ्वीराज चौहान को? यह जानते हुए ये सभी राजनीतिक विश्लेषक, बल्कि आपकी पार्टी के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं अपने अंदरूनी बातचीत में, निजी बातचीत में, कि पृथ्वीराज चौहान कभी भी आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत नहीं दिला सकते हैं। इस पर आपको क्या कहना? देखिए, जब पृथ्वीराज जी चौहान को यहाँ पर दिल्ली से भेजा गया था, पीएमओ में वो काम कर रहे थे, उनका अच्छा काम था जी, तब एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में देने के लिए उनको भेजा था और उसमें वो बहुत सफल हुए। लोग जानते हैं कि आज देश के क्लीनेस्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो हमारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चौहान है। दूसरी बात यह है कि जब लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस की बुनियाद की, तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी है जो आजादी के लिए लड़ी है। जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मैं आपकी बात सभी सुनता हूं, जो है वो कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। जी 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 बोलिए। नहीं, मुझे जरा कंप्लीट करने दीजिए। आपने सभी को मौका दिया, मुझे आपको नहीं, आप बोलिए हेगड़े जी। और जो बगावत की सुर आपने कहा है, तो बगावत की सुर तो हमने बीजेपी में भी देखी है। केशु भाई और नरेंद्र मोदी जी का भी बगावत हमने देखा है। जो बीजेपी के संस्थापक है
लाल कृष्ण आडवाणी जी जो खुद फाउंडर है बीजेपी के, उनका बगावत और उनका राजीनामा हमने देखा है। उमा भारती और आडवाणी जी का जो बगावत है वो हमने देखा है उनके खिलाफ। जो मोदी के खिलाफ उमा भारती ने कहा वो हमने सुना है। जसवंत सिंह का बगावत हमने अब पिछले इलेक्शन में देखा है। ऐसे अनगिनत बगावत जो है वो बीजेपी में भी हमने देखा है। तो बगावत बीजेपी में कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि नारायण राणे साहब ने मंत्री पद से राजीनामा दिया है, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है। लेकिन वो साफ कहा है, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चौहान हो, मानिकराव जी ठाकरे हो, और हम सब उनसे संपर्क बनाए रखे हैं और 1-2 दिन के अंदर इसका मसला सुलझ जाएगा और नारायण राणे जी फिर से कांग्रेस में, जो अभी भी कांग्रेस में है, मैं यही बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो छोड़ेंगे नहीं और कांग्रेस के लिए वो आने वाले इलेक्शन में भी कैंपेन करेंगे, वो मैं जानता हूं। नहीं हेगड़े जी, आज भी बातचीत हुई, आज भी मुलाकात जो मुख्यमंत्री चौहान से उनकी हुई, उसके बाद जो वो वार्ता जो विफल हुई, साफ साफ नारायण राणे ने कहा है कि चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसमें पार्टी नहीं बन सकता। उन्होंने पूरा दोहरा दिया। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह जो वहाँ सिलसिला चल रहा है, क्योंकि ध्यान रहे पूरे देश की नजर, अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों में, लेकिन पूरे देश की नजरें महाराष्ट्र के ऊपर है। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आगे आने वाले देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश वो देने वाले हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव में, जैसे कि चर्चा हुई, सीधी बात है, आप परिवर्तन की बात करते हैं, ये बताएं, तो लोकसभा चुनाव में हार का कारण लोगों ने आपकी पार्टी की ओर से भी अब तो खुले आम बोला जा रहा है कि वो आपके पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी रहे हैं, उनका नेतृत्व रहा है। फिर क्यों नहीं आप मांग करते राहुल गांधी को हटाने की? मैं तो ये सवाल ही पूछ जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हटाने की या दूसरे को हटाने की मांग राणे कर क्यों रहे? अगर राणे में हिम्मत है, वो मांग करे कि राहुल गांधी के नेतृत्व से हटाओ, दूसरे किसी को। जी जी विनोद जी, आप भी जानते हैं, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप जानते हैं कि इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी हमेशा जीत सकता है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 15 साल से राहुल जी के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र में जीतते आए हैं। 10 साल तक हमारे यूपी की सरकार दिल्ली में रही है, उसके भी उपाध्यक्ष और जो नेता है वो राहुल गांधी ही है, सोनिया जी और राहुल गांधी। ये आप क्यों भूलते हैं? इसके पहले उत्तरांचल हो, आसाम हो, कर्नाटक हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, वहां पर हमने सरकार बनाई है, उसके भी नेता राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी के ऊपर ऐसा कोई दोष देना ये सही बात नहीं है। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, ये हमको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। जो एक, अगर हमने इलेक्शन हारा है तो अच्छा एक ऑपोजिशन की भूमिका हम निभाएंगे और निभा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी कह रही थी कि मोदी सरकार, और आप देख रही हैं कि सब लोग कह रहे हैं अब की बार महंगी सरकार। जो सब्जी तरकारी का भाव है वो बढ़ गया है, रेलगाड़ी का भाव बढ़ गया है, मालगाड़ी का भाव बढ़ गया है, डीजल का भाव 3 बार बढ़ गया है, गैस का भाव बढ़ गया है। लोग परेशान हो गए हैं। टमाटर हो या बटाटा हो 50 रुपया किलो हो गया है। एक सेब 25 रुपया का मिलता है। तो अब की बार महंगी सरकार इन्होंने दी है और इसका जवाब जो है महाराष्ट्र विधानसभा में के इलेक्शन में जो जनता है वो बीजेपी को जरूर देगी और कांग्रेस फिर से यहां पर सत्ता में आएगी। 15 साल तो हमने यहां पर सत्ता चलाया है, अच्छा काम किया है, किसानों के लिए किया है, जो महिला बाल कल्याण उसमें हमने अच्छा काम किया है, अच्छा रास्ते बनाए हैं। मुंबई में मोनोरेल हो, मेट्रो रेल हो, राजीव गांधी सी लिंक हो, चेंबूर सायन चेंबूर लिंक रोड हो, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड हो, मिलन सबवे फ्लाईओवर हो, सहार एलिवेटेड फ्लाईओवर हो, अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमने दिया है। जो माइनॉरिटीज के लिए काम कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में किया है, आपने बहुत सारे ऐसे सीलिंग वगैरह की चर्चा की, किसानों के लिए काम किया है, अनगिनत काम है ना। नहीं, लेकिन आपने जो कुछ चर्चा जी वो सीलिंग की बात की और फ्लाईओवर्स की, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेती है। और हम आपको भी ध्यान ही होगा कि नितिन गडकरी के समय में उसका हो चुका था निर्णय। खैर बात की बात है। रही बात तो सरकार में ही नहीं है, वो कहां से श्रेय लेगी? नहीं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी आज बना ना, लेकिन उनको पूरी जनता पार्टी का स्टाइल है कि काम कांग्रेस पूरी योजना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने किया था, तभी भी ये लोग श्रेय लेने आए थे। लेकिन हेगड़े जी 1995 में जब उनकी सरकार बनी थी बीजेपी की, विनोद जी बिल्कुल जनता बेवकूफ नहीं है, बात तय है। और पिछला चुनाव परिणाम इस बात का सबूत है
कि मतदाता सब कुछ समझता है और समय आने पर अपना फैसला सही रूप से सुना देता है। अब एक समय हो गया छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे इन सब मुद्दे पर चर्चा करें। बने रहिए हमारे साथ। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो नारायण राणे का इस्तीफा चाहे सिर्फ मंत्री पद से हुआ है, लेकिन चोट सीधे पार्टी पर लगी है। अब चाहे धोखेबाजी के चलते या नाराजगी के चलते राणे ने इस्तीफा दिया हो, लेकिन फर्क कितना पड़ेगा ये आने वाला चुनाव बताएगा। आइए एक नजर डालते हैं राणे के इस पूरे विवाद पर। आखिर क्यों राणे इस वक्त महाराष्ट्र में लाइमलाइट में हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी खास पहचान बनाने वाले नारायण राणे शुरू से ही काफी आक्रामक रहे हैं। कांग्रेस से पहले जब राणे शिवसेना में थे तब कांग्रेस पर जमकर हमला किया करते थे। उनके आक्रामक तेवर ने ही उन्हें एक बेबाक और दबंग छवि वाले नेता के रूप में पहचान दिलाई। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे से नारायण राणे की कुछ खास नहीं बनती थी। इसके बावजूद भी अपने बेबाक अंदाज के चलते राणे को पार्टी में काफी सम्मान प्राप्त था। ऐसे में राणे कुछ बड़बोले भी हो गए थे। विपक्षी पार्टियों पर लगातार उनके हमले होते ही रहते थे। शिवसेना ठाकरे परिवार की पारिवारिक पार्टी और जागीर के रूप में जानी जाती थी। इसमें राणे एक कांटा साबित हो सकते थे। ऐसे में बाल ठाकरे और राणे में मौन विरोध होने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि राणे ने 3 जुलाई 2005 को शिवसेना छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने भी उनको आश्वासन दिया कि अनुकूल समय आने के बाद उन्हें सीएम भी बना दिया जाएगा। इसमें सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। नारायण राणे 1999 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद केंद्र में भी राणे मंत्री पद पर रहे। अब कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में देश भर में करारी हार का सामना करना पड़ा है। राणे ने आलाकमान को महाराष्ट्र में पार्टी का नेतृत्व बदलने की सलाह दी और कहा कि इस नेतृत्व में पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस ने जब राणे की मांग नहीं मानी तब राणे ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी राणे के कद का कोई नेता नजर नहीं आता। अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री से नाखुश राणे ने लाख समझाने पर भी अपना इस्तीफा देकर ये साबित कर दिया है कि वो आज भी अपने फैसले को मजबूती से कहीं भी रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो हम चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति पर और विशेषकर नारायण राणे पर। मनोहर जी, एक बात बार बार रेखांकित की गई, नारायण राणे नारायण राणे नारायण राणे। नारायण राणे, आपको ध्यान होगा, कोंकण क्षेत्र के एक मराठा नेता है और ये सही है कि उनका एक प्रभाव वाला क्षेत्र कोंकण रहा है। लेकिन पिछला चुनाव, अभी जो लोकसभा का चुनाव में देखें, जो वहाँ का जो वोट का प्रतिशत रहा कांग्रेस पक्ष में, वह काफ़ी निराशाजनक रहा। तो अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, अगर नारायण राणे इतने ही प्रभावशाली थे, है ना, तो उन्हें वहाँ पर कम से कम उस इलाके में तो कांग्रेस को वोट मिलने चाहिए थे, जो उन्हें नहीं मिल पाया। तो यह कहना कि नारायण राणे एक प्रभावशाली ऐसे नेता है जो निर्णायक भूमिका अगले चुनाव में निभा सकते हैं, इस पर कुछ आपको नहीं लगता कि कुछ संशय बना हुआ है? देखिए, ये जो तमाम नेताओं के अपने प्रभाव मंडल और उनको वोट बैंक में तब्दील करने की कैपेसिटी, जो कि आमतौर पे राजनीतिक ताकत का हर पार्टी में एक मानदंड होता है और इसी हिसाब से नेताओं को वेट मिलता है। लेकिन हमारा मत ये है कि राजनीतिक आदर्शवाद का तकाजा है कि अगर अच्छी छवि वाला व्यक्ति, अगर प्रशासनिक क्षमता वाला व्यक्ति, अगर गुड गवर्नेंस के विजन वाला व्यक्ति अगर पृथ्वीराज चौहान हैं और उन्होंने 3 साल में अगर तमाम तरीके के जो राजनीतिक भ्रष्टाचार या प्रशासनिक निर्णयों में जो पक्षपात और फेवरेटिज्म जो तरीका जो होता है, अगर उसको उन्होंने दूर किया है और उस आदर्श के साथ अगर कांग्रेस पार्टी स्टिक है, तो मैं कांग्रेस के इस कदम की सराहना करता हूं। लेकिन यह जो मैं आपको इसमें थोड़ा याद दिला दूं, अभी कृष्णा हेगड़े जी ने कहा, गुड गवर्नेंस की बात कही जी, कि उनको जब पीएमओ से लाया गया था एक अच्छे प्रशासक के रूप में, एक अच्छे प्रशासक के रूप में उनको लाया गया था। बिल्कुल। लेकिन उन पर ये पूरी अवधि में जब से मुख्यमंत्री बने, उन पर आरोप क्या लगे?
कई घोटाले हुए उनके काल में, आदर्श घोटाला आदि सब लेकर कई घोटाले हुए। मैंने घोटाले पहले हो चुके थे, लेकिन जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उन पर आरोप लगा नहीं किया। इसके अलावा कैसा गुड गवर्नेंस, उन पर सीधा आरोप है कि वो फाइलों को लेकर बैठ जाते हैं, फाइलों का बार लग जाता है, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके कारण अनेक विकास की योजनाएं वो ठप पड़ी हुई है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाई, विकास की गति को मिल ही नहीं पाई, क्योंकि फाइलों पर लेकर सोने को उन पर आरोप है। को फाइलों को अपने आप को फाइल पहले हो जाते हैं और निर्णय नहीं लेते, हस्ताक्षर नहीं करते। देखिए, ये पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के ये कॉम्बो सिस्टम में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप अगर त्वरित फैसला करते हैं तो उचित फैसला करें। कई बार क्या होता है, उचित फैसला लेने के चक्कर में फाइलों को काफी देर किया जाता है, यहाँ तो इन पर जिससे कामकाज प्रभावित होता है। सीधे से एनसीपी के शरद पवार ने भी, फिर उनके भतीजे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि निर्णय नहीं लेने कारण, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने के कारण मुख्यमंत्री द्वारा बहुत से विकास के कार्य जो है अधूरे पड़े हैं। उनका वही मैं कह रहा हूं कि त्वरित फैसले लेना जरूरी है, लेकिन कई बार जैसे अच्छा प्रशासन कैसे हुआ नहीं, पिछले 1.5-2 सालों में, हाँ 1.5-2 सालों में ये कहा जा रहा था कि ब्यूरोक्रेट बहुत सारे करप्शन मामले लीकेज होने की वजह से फैसले नहीं ले रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि कोई पॉलिटिशियन या कोई ब्यूरोक्रेट अगर वो पर्सनली ऑनेस्ट है तो उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए कि मैं फैसले लूंगा तो मैं किसी आरोप में फंसूंगा। तो इस यार्ड स्टिक पे आप हरियाणा को भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े क्लोज हैं सोनिया और राहुल के प्रति, तो उनकी सत्ता बची हुई है। तो कहीं ना कहीं पार्टियों को यह तय करना होगा कि हमारा जो नेतृत्व है वो हमारे किसी नेता विशेष के प्रति उसकी लॉयल्टी है या गवर्नेंस के प्रति लॉयल्टी है। तो आज ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा यक्ष प्रश्न है कि वह किस तरीके के यार्ड स्टिक तय करें, राज्यों का मुख्यमंत्री बनाना हो या सांसद विधायकों का टिकट तय करना हो या मंत्री का चयन हो या उनके परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या हो। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि यह नेता की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, विम्स एंड फैंसीज पे छोड़ दिया जाता है। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के, अब चूंकि उनके हार गए हैं तो उन पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि उस पार्टी का चर्चा की दूसरे राज्यों की। अब असम की चर्चा करें जी, वहां पर तरुण गोगोई 10 साल से मुख्यमंत्री बने, कहा गया कि बहुत सफल है, लेकिन आज स्थिति है कि 75% विधायक उनके खिलाफ हैं। खुलेआम वजह यह है, देखिए वजह यह है कि लेकिन अच्छा उन्हें भी हटाने की बात हुई, लेकिन वहां भी वीटो यूज कर दिया गया। जो व्यक्तिगत पसंद और नापसंदगी की बात आपने कही वहां भी लागू है। राहुल गांधी ने वीटो कर दिया। नहीं, लेकिन वहां पर कसौटी ये थी कि तरुण गोगोई लगातार कांग्रेस को जय दिला रहे थे, चाहे संसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। लोकसभा में तो असम हाँ इस बार हार गए, तभी तो असंतुष्टों को बल मिला है। जी तभी असंतुष्टों को बल मिला है। तो ये संतुलन साधना कि राजनीतिक रूप से कितना सफल हो और मेरे प्रति कितना लॉयल हो। कई ऐसे भ्रष्टाचार के दागी लोगों को आला कमान बचाता है क्योंकि उसकी लॉयल्टी उसके प्रति होती है। अशोक चौहान, सोनिया गांधी उन्हें पसंद नहीं करती थी तो उन्हें बहाना आदर्श मिल गया, और कई ऐसे लोग हैं जिन पर आरोप अच्छे लगे लेकिन आला कमान ने उन्हें नहीं हटाया क्योंकि वह व्यक्ति उनके प्रति लॉयल था। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आप पॉलिटिकल अगर पूरे चीज का निर्णय लेते हैं तो उसका एक यार्डस्टिक तय करें और उस यार्डस्टिक में योग्यता, नैतिकता, ईमानदारी और गुड गवर्नेंस के प्रति उस नेतृत्व में विजन कैसा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इस यार्डस्टिक को लेकर के काम करें तो ये देश की राजनीति के लिए बड़ा शुभ लक्षण होगा। बिल्कुल। अरे आपने देखा अशोक जी, मनोहर जी का कहना है कि गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है कि त्वरित निर्णय और अच्छे निर्णय लिए जाएं, परिणामदायक निर्णय लिए जाएं। लेकिन यह स्थिति है कि साथ साथ यह भी है कि एक व्यक्ति की पसंदगी और नापसंदगी के कारण कांग्रेस को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अभी हम चर्चा कर रहे थे तो कृष्णा हेगड़े जी ने कहा कि अभी इस बार फिर हम महाराष्ट्र में अच्छी कांग्रेस की सरकार बनेगी, चूंकि आपकी पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे और जिस महंगाई और भ्रष्टाचार के नारे के साथ उन्होंने सत्ता में आई, और आज महंगाई की हालत है कि उन्होंने पूरे के पूरे गिना दिए कि किन किन खाद्य वस्तुओं की कीमतें कैसे बढ़ी है और मतदाता का मोह भंग हो चुका है। इसलिए महाराष्ट्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। देखिए विनोद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं इस विषय पे आना भी चाह रहा था जी। अभी हेगड़े जी कह रहे थे कि 125 वर्ष पुरानी कांग्रेस है जी जी, और ये कांग्रेस सरदार पटेल जी की वाली कांग्रेस और हमने जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस कही तो इन्होंने कह दिया। ये भी कांग्रेस कोई मदन मोहन मालवीय जी और
गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं है। ये आज़ादी के बाद वाली जो छठी कटी कांग्रेस है, ये कांग्रेस है। पहले तो इतिहास ये जनता के सामने ये पेश करें। दूसरी, अभी हेगड़े जी कह रहे थे, हेगड़े जी आप अगर चैनल पे हैं तो आप ये बात देख रहे होंगे, मेरे पास रिकॉर्ड है कि इस समय जो पिछली बार जब आपकी गवर्नमेंट थी तो इस समय इस सीजन में जुलाई में प्याज की कीमत 65 रुपये थी और टमाटर की कीमत 55-57 रुपये समथिंग था। और आज ये फिर कालाबाजारी शुरू हुआ था और आज एनडीए सरकार ने इसको रोका और आज जाके मूल्य वृद्धि वहीं रुक गई जहां से ये शुरू हुआ था। आप जिस फल फ्रूट की बात कर रहे हैं, आप सर जब आप मैं बोला था तो आप चुप थे, जब मैं बोला था तो आपने कहा आप चुप रहिए। हेगड़े जी आपके पास सब आएंगे, हेगड़े जी आपके पास। हेगड़े जी आप सुन लीजिए मेरी बात। जब याद होगा, जब हम लोग पिछली बार डिस्कशन करते थे चुनाव समीक्षा पे, जब हम लोग 5 प्रदेश जीते थे तो आप लोग उदाहरण देते थे, कहते थे कि ये 5 प्रदेश तो पहले भी जीते थे। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो हम जीते और ये हुआ कि ये 5 प्रदेश भी आप हारे और इस बार लोकसभा भी हारे। और आप जितना जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग घोषित कर रहा है, आपके मन को तसल्ली मिलेगा। देश की जनता महाराष्ट्र में भी रहती है और जब देश में दुखी है तो महाराष्ट्र में भी दुखी है, हरियाणा में भी दुखी है और इसका रिजल्ट आपके बीच में आ जाएगा। हेगड़े साहब, जहां तक आप बात कर रहे थे कि गुड गवर्नेंस का, भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस के नारा दे के आई है। और जहां तक महंगाई की ओर इसकी बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास 60 महीने के लिए आए हैं, हमको 49 दिनों के लिए नहीं आए हैं। और 60 महीने के बाद हम देश की जनता के पास जब दोबारा जनादेश लेने जाएंगे तब हम देश की जनता को बताएंगे कि गुड गवर्नेंस हमारे में और गुड गवर्नेंस कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी उसमें और जो डेवलपमेंट है हमारे बीच में और उनमें क्या अंतर थी। अभी तो आपने महंगाई की मार, ये मार, नहीं महंगाई पर हेगड़े जी कुछ बोल रहे थे। हेगड़े जी, अभी आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का हवाला दिया आज की खबर का, ध्यान रहे। अभी जो अशोक जी ने जो बोला, वो बोला कि उन्होंने तुलना की पिछले वर्ष जुलाई माह इस जुलाई माह से, कि पिछले वर्ष जुलाई माह में इनकी कीमत क्या थी और आज क्या है। और अभी आपने कहा ठीक है, हर चीज की कीमत बढ़ी है, ये बात सही है। चुनाव के बाद प्याज था पिछली बार इस महीने में 100 रुपये तो चला गया। लेकिन इनका यह कहना है, जो कृष्णा हेगड़े जी का कहना था कि चुनाव के, ये सरकार बनने के बाद, चुनाव के बाद कीमतों में इजाफा हुआ, वो अपनी जगह ठीक है। भैया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हेगड़े जी, अभी आपने सुन ली इनकी बातें, अब कि क्या आपको लगता है कि वो जो कांग्रेस, जिस 130 साल पुरानी कांग्रेस की हम चर्चा करते हैं, वो क्या अभी इरेलीवेंट नहीं हो गई है? आज की बात करें, आज की कांग्रेस को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात करें हम, जिनके नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा और आप चुनाव हार गए, तो सीधी बात है कि लोगों का पूरा प्रहार आपकी पार्टी की ओर से अब तो नाम लेकर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक बार 1969 में जब कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, लोगों ने इंदिरा गांधी के ऊपर प्रहार किए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने के जो तेवर थे, उन्हें यह कहते हैं कि मैं देख लूंगी, और उन्होंने 71 में दिखला दिया चुनाव में। वह कांग्रेस दूसरी है। अब आप सचमुच महात्मा गांधी की बात करेंगे, वो आज इरेलीवेंट हो गया। ऐसे में आज की जो स्थिति है, जो चुनाव अभी सिर पर है और जो नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान को आपने सौंप रखा है, मेरी बातचीत होती है आपके पार्टी के लोगों से भी, हमारे पत्रकार मित्रों से भी मुंबई बात होती है, सबको कहना है अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। लेकिन जिस कुशल प्रशासक की बात करते हैं, वो कुशल प्रशासक नहीं है। उनके कारण महाराष्ट्र का विकास रुका, कई निर्णय नहीं लिया सके, जैसे शरद पवार ने कई आरोप लगाए। तो जनता देखती है कि उनकी किसके नेतृत्व में कौन सा विकास कार्य हुआ। तो वैसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं, जैसे आपने दावा किया कि हम फिर सरकार बनाएंगे, वहां पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में आप जीतेंगे, तो कैसे जीतेंगे जो अकर्मण्य साबित हुआ है? हेगड़े जी। विनोद जी, हम जरूर जीतेंगे और चौथी बार हमारी सरकार महाराष्ट्र में आएगी। अच्छा जी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के सिर्फ 2 सीट थे पार्लियामेंट में। जी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता बीजेपी से हार गए थे जी, माधवराव सिंधिया जी के सामने। जी। तो आप कांग्रेस को कभी डिस्काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस हर ब्लॉक में, हर वार्ड में कांग्रेस की कार्यकर्ता है और कांग्रेस फिर से एक कमबैक कर अगले इलेक्शन में जीतने वाली 5 साल के बाद। दूसरी बात यह है कि अशोक जी ने कहा कि जो सब्जी तरकारी का भाव हो या दूसरा कोई प्राइस का इशू हो, तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज है जी, कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से 70% से लेकर 300% तक
सब्जी तरकारी शक्कर या दूसरे कोई आम जो सुविधा है, आवश्यक सुविधा जो काम है, जो रेल का भाड़ा हो, डीजल हो, गैस हो, सब कुछ बढ़ गया है। दूसरी बात हेगड़े साहब मैं किसान का बेटा हूं और ये फसल का सीजन है क्लियर नहीं हो रहा और इस समय सिंचाई की आवश्यकता है, सब कुछ है। सीजनली फल के बारे में और सीजनली सब्जियों के बारे में मैं बहुत अच्छा जानता हूँ। उनकी बात सुन ले, हम उनकी नहीं आप गलत कर रहे हैं। 300 रुपए किलो कोई सब्जी नहीं है। बोलने का मौका दीजिए। 300 किलो 300% बोला हूं। 300% बढ़ाई नहीं है। ये है कि आपने कहा कि फाइल्स क्लियर नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का जो स्पीड है फाइल क्लियर करने का, वो सभी से आगे है। दूसरी बात यह है कि जनहित के फाइल जो है वो हमेशा जल्द से जल्द क्लियर करते हैं। जहां पर पॉलिसीज है, जैसे ट्रांसफर का पॉलिसी है, हाउसिंग का पॉलिसी है, इसमें पब्लिक की कंसेंसस लेनी पड़ती है। ऐसे फाइल 1-2 दिन में क्लियर नहीं होते, इसके लिए 1-2 महीने जाते हैं और वो सोच समझ के फाइल्स क्लियर करते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मुख्यमंत्री साहब ने महाराष्ट्र में दिया है और उनके नेतृत्व में फिर से हम लोगों के बीच में जाके चौथी बार यहां पर सरकार बनाएंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथी बात, उन्होंने आदर्श की जिक्र की। उन्होंने कहा कि आला कमान अशोक चौहान जी से नाराज है। मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अशोक चौहान जी को पूरी परमिशन दी थी कि वो इलेक्शन लड़ सके। जो गवर्नमेंट जो दावा था बीजेपी का कि ये जो जमीन है वो डिफेंस की है, वो डिफेंस की जमीन नहीं थी, वो स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है, उसका भी प्रूफ हुआ है। और अशोक राव जी चौहान भारी मतों से नांदेड़ से फिर से जीतकर खासदार बने, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हार जीत इलेक्शन में होती रहती है, सही बात है, सही बात है। चुनाव में एक लहर था, वो फिर से स्टेट में होने वाला है। जैसे बीएमसी का इलेक्शन शिवसेना बीजेपी जीतती थी, लेकिन स्टेट में हमेशा कांग्रेस जीती है और चौथी बार फिर से कांग्रेस जीतने वाली है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। किशन हेगड़े साहब, मैं आपके चैनल के मार्फत बता रहा हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं, आप जम्मू कश्मीर भी हारेंगे, आप हरियाणा भी हारेंगे, आप झारखंड प्रदेश भी हारेंगे और महाराष्ट्र भी हारेंगे। और इन सारी प्रदेशों पे भारतीय जनता पार्टी अपने बदौलत की सरकार बनाएगी और जहां सहयोग के साथ लड़ेगी उसके साथ बनाएगी। कि आपकी बार महंगी सरकार ने क्या किया है? नहीं, अब की बार अच्छी सरकार है, मोदी सरकार है और यही रहेगी। आपको जिस तरह कहना है कह लीजिए। हमने देश के जनता के लिए अच्छे दिन के वादे किए थे कि देश के जनता को अच्छा दिन आएगा। कांग्रेस के लोगों के लिए नहीं कहा था, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से देश को चलाया है तो कांग्रेस के लोगों को उसका तो हमेशा भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे। कांग्रेस के लोगों के लिए और जो देश को विकास के क्षेत्र से सबसे पीछे किए उनके लिए खराब दिन आएंगे और जो देश की जनता है उसके लिए अच्छे दिन आएंगे। वो असफल रही है और देश की जनता हर इलेक्शन में इनको हराती रहेगी, मैं बताना चाहता हूँ। चलिए मनोहर जी, अभी आपने देखा है, एक बात हेगड़े जी ने बहुत कही, भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहा है कि एक समय ऐसा भी आया था जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सदस्य चुन करके आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति भी चुनाव हार गया। चुनाव में जीत हार होती है, बस सही है, कमबैक होता है। कांग्रेस का भी इतिहास है, आप इतिहास देख लीजिए। जैसे हम डूबते जहाज की बात कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है कि साहब ये पार्टी का अस्तित्व खत्म हुआ। ऐसा ठीक है कि ये 44 संख्या जो आई है, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन इतिहास गवाह है कि 1977 का आप देखिए, 1977 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई, हम लोगों ने और राइट ऑफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, अब नेहरू गांधी परिवार खत्म हो गया। 1.5 साल के अंदर में कमबैक हुआ पूरे सत्ता के बाद। ये एक ऐसा इतिहास है, ये देश का बताता बहुत सजग है। वो उस समय तत्कालिक मुद्दों पर वो अपने विचार मंथन करने के बाद वो निर्णय लेता है और सभी राज दलों को वो शिक्षा देता है, जो इस बार हुआ। यह बात तो बिल्कुल है कि कांग्रेस नेतृत्व की जो यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार रही, उसमें महंगाई बढ़े, भ्रष्टाचार का आलम यह रहा कि पूरे विश्व में हमारी जगहसाई हो गई है ना, कि ये पूरे विश्व में हमारी सूची में नाम आ गया कि इतना भ्रष्ट है ये। तो उसके जनता ने फैसला लिया और जो किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो सरकार केंद्र में स्थापित हो गई। ये आपके जी अब स्थिति आती है कि इस पार्श्व में क्या आपको ऐसा लगता है, मैं विशेषकर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं,
कि वहां पर कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार पुनः चौथी बार, जैसा हेगड़े जी दावा कर रहे हैं, वहां सरकार बना पाएगी? देखिए, जहां तक मेरा आकलन है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। और ये देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर बहुत बड़ा सुशासन भी हो, एंटी इनकम्बेंसी उन्हें भी फेस करना पड़ सकता है। देखिए, अभी यूपीए की 10 साल के बाद सरकार हुई, मैं ये कई बार चैनलों में कहा कि अगर 10 साल अगर एनडीए की भी सरकार होती तो उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी होते और उतने ही घोटाले आते, क्योंकि फंडामेंटल रिफॉर्म के प्रति कोई भी पार्टी समर्पित नहीं है, ये बात तय मानिए। अभी महंगाई को लेकर जिस तरीके से दोनों दलों के प्रतिनिधियों में नोकझोंक हुई, तो मैं कहना चाहूंगा कि देश के फंडामेंटल सवाल पे अगर आप पार्टीजन डिबेट कराएंगे तो कभी भी फंडामेंटल तरीके से उसके डायग्नोसिस नहीं होती। लोग कहेंगे हम अच्छे थे तुम खराब थे, वो कहेंगे मैं अच्छे थे तुम खराब थे। फंडामेंटल्स ये है कि महंगाई के पहले कारणों पर जाइए। आप महंगाई को, चूंकि देखिए सप्लाई और डिमांड इक्विलिब्रियम के बाद दोनों पार्टियां करती हैं। जब तक कोई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा उनके पास चाबी नहीं है कि कांग्रेस की जो पिछले 5 साल की महंगाई थी उसको अपने मन से अचानक नीचे कर दे तो महंगाई नीचे हो गया, ऐसा नहीं होता है। देखिए, डिमांड और सप्लाई जो करीब 32-34 जो एग्रीकल्चर आइटम है, जब तक आप उनके लिए फंडामेंटल पॉलिसी चेंज नहीं करते हैं, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, आपकी जो एजेंसियां हैं एफसीआई और नाफेड, जब तक वो सीजन में सामान खरीदेंगी नहीं तो सामान का दाम ज्यादा नहीं गिरेगा। जैसे आलू और टमाटर का सीजन में दाम 1-2 रुपए हो जाता है, ऑफ सीजन में जब सामानों के दाम बढ़ते हैं तो ये एजेंसियां जब तक बाजार में बेचेंगी नहीं तब तक जो है सामानों के दाम कंट्रोल नहीं होंगे। ये फंडामेंटल पॉलिसी बीजेपी भी नहीं कर रही। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपने कांग्रेस पार्टी का हवाला दिया, तो ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी हार करके भी वो तुरंत उभर गई, क्योंकि कांग्रेस के पास एक संगठनात्मक आधार था जो कि 150 सालों में था, बाकी विपक्षी दलों के पास नहीं था। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, आज आप लोग जो राहुल गांधी पर जो अटैक कर रहे हैं कांग्रेस की हार के पीछे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। दरअसल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसकी चैंपियन कांग्रेस पार्टी है, जिसके जरिए देश आगे बढ़ा, और भारतीय जनता पार्टी उस पॉलिसी पर और तेज दौड़ी। सोनिया गांधी ने अपने सो कॉल्ड सोशल इंक्लूसिव पॉलिसी के नाम पर इतना बंटाधार किया पॉपुलिज्म का, जिससे कि यह देश नई इकोनॉमिक पॉलिसी के ट्रैक से बाहर आ गया। और जो वोट लेने के लिए जो आप एक मिनट जो पॉपुलिज्म आप वोट लेने के लिए करते थे, वो इतना बड़ा नुकसानदेह हो गया महंगाई के रूप में कि लोगों ने आपको 44 पर पहुंचा दिया। इसलिए ये सबक है, तमाम पार्टियां पॉपुलिज्म बंद करें और फंडामेंटल तरीके से। हमारे पास समय का अभाव है, अभी अब जो चर्चा हम लोग, कांग्रेस को एक डूबता जहाज मानकर बहुत सारे कांग्रेस के नेता, कद्दावर नेता, वो पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं। अभी तो सरकार से इस्तीफा दिया, जैसे नारायण ने हो, विश्वकर्मा हो, लेकिन वो हो सकता है कि पार्टी भी छोड़ दें और अपनी पार्टी बनाए या भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन कर दें। इन सबों का जवाब अभी जैसे शहर पक्ष ने कहा है, कांग्रेस ने दावा किया कि चौथी बार सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कहना है कि सवाल ही नहीं उठता है उनको। हमें भी ऐसा लगता है, आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो आलम में एंटी इनकम्बेंसी की बात रही वह एक मुद्दा है, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय मतदाता ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है, अभी मतदाता के रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। महंगाई भी वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, भ्रष्टाचार के मामले में सही है। अभी संभवतः भारत का मतदाता एक बार अभी विधानसभा चुनाव में उनको संदेह का लाभ देते हुए कुछ और समय देगा। इन्हीं निष्कर्ष का आज की चर्चा में समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय एक ज्वलंत मुद्दे पर नए अतिथि विशेषज्ञों के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। नमस्कार।